हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो मनी 9 से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके सारी मुश्किलों को दूर करने वाले हैं। आईटीआर में आपको क्या भरना है, क्या नहीं, कौन सी जानकारी पर आपको डबल चेक करना है, ये सब हम बताएंगे आपको। 31 जुलाई के पहले देखिए भर लीजिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। बहुत देर मत कीजिए, लास्ट डेट को बढ़ने का इंतजार तो भूल ही जाइए और टाइमली भर दीजिए। अब वो वक्त है जब जो लोग सैलरीड हैं उन्हें या तो फॉर्म 16 मिल गया होगा या फिर आपको बस मिलने ही वाला होगा। जब आपके हाथ में आए फॉर्म 16 तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पहला कदम क्या उठाना है, और इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल जी से। विनोद जी, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट हमेशा बना रहता है मनी 9 के साथ। और मैं चाहूंगी आपसे सबसे पहला सवाल, तो भाई हमारे ऑफिस में तो आ गया फॉर्म 16। अब ये फॉर्म 16 आने के बाद कई लोगों ने मेल खोल कर देखा पर ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास फॉर्म 16 पहुंच गया है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है उस फॉर्म 16 में विनोद सर? नमस्कार। देखिए, मुबारक हो, आपको फॉर्म 16 मिल गया। तो आप अब उसके बाद अपनी आगे की प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। अब आप रिटर्न भरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो जैसे ही आपको फॉर्म 16 मिलता है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो उसके अंदर सैलरी का अमाउंट दिखाया गया है, जो आपको, क्या आपको उतना पैसा मिला भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फिगर्स में कोई गड़बड़ झाला हो, और आप उसको जरा संभाल लीजिए। तो आप अपनी आय को, आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, उसको मिला लीजिए। जो डिडक्शंस आपने एक्सपेक्ट किए थे, जो एचआरए का आपने रिसीव दिया था, क्या आपको एचआरए मिल गया? या जिस तरह का भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है, कहीं आपके अकाउंटेंट ने या एचआर डिपार्टमेंट ने कोई गलती तो नहीं कर दी किसी तरह से? उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छे से वो लोग काम करते हैं। पर फिर भी एक बार, क्योंकि ये आपका अपना है, तो आपको एक बार उसको अपने जो है डाटा से मिला लेना चाहिए कि जो आपको सैलरी मिली, जो आपका सीटीसी कंपनी ने आपको दिया हुआ है, और जो पैसा आपको मिला, क्या उससे मैच करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पैसा मिला ही ना हो और आपके फॉर्म 16 में आ गया हो, या इसका उल्टा है कि आपको पैसा मिला है और आपके फॉर्म 16 में कोई एरर हो गया, किसी और की कंपनसेटिंग एरर एचआर डिपार्टमेंट ने कर दी, तो ये गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले अपने फॉर्म 16 को अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो करेक्ट है। उसके बाद आपने फॉर्म 16 को देख लिया, उसके बाद आपको अपनी रिटर्न भरने की तैयारी शुरू करनी है, और उसके लिए जो बाकी चीजों का ख्याल रखना है वो हम आगे बढ़ते हैं, और उसको आप धीरे से पूरे प्रोग्राम का आप एंड तक देखिए तो आपको क्लैरिटी। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस को भरना होता है आईटीआर? क्या सारे ही सैलरीड एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 मिलेगा, और जिन्हें मिलेगा वो सब जो है, अगर आपको फॉर्म 16 मिल रहा है दैट मीन्स आपको आईटीआर भरना ही है? एलिजिबिलिटी क्या होती है आईटीआर की? एक तो है भाई बेसिक इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जो है, वही उसी का ख्याल रखें हम। अगर आप ओल्ड रजीम में है तो 2.5 लाख, न्यू रजीम में तो 3 लाख। इससे अगर कम आए हैं तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे आयकर में प्रावधान है कि अगर आपने उनमें से कोई ट्रांजैक्शन पूरे साल भर में की है, ओके। भले ही आपकी इनकम एक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तब भी आपको रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके उन आइटम्स को दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया, सैलरीड है, 50 लाख से ज्यादा जमा हो सकता है किसी भी तरह से, कहीं से भी पैसा आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए आपके लिए रिटर्न भरनी जरूरी हो गई है। अगर आप कोई करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, हालांकि ये बिजनेसमैन के लिए होता है, हम आज का प्रोग्राम फॉर्म 16 के लिए कर रहे हैं, फिर भी वो कंडीशन है, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। करंट अकाउंट है तो 1 करोड़, सेविंग बैंक है तो 50 लाख। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी सेल्स 60 लाख रुपए तक से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है, भले ही आपको प्रॉफिट जो है वो कंजम्पशन लिमिट से कम हो। इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं तो भी आ जाएगा। इसके साथ जो कॉमन है कि अगर आप बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा देते हैं पूरे साल भर में, तो भी आपके लिए जरूरी है। इसके बाद अगर आपका टीडीएस किसी भी हेड में 25,000 रुपए से ज्यादा कट गया है, ये कई तरह से हो सकता है। आपने कोई किसी तरह की कोई सर्विसेज दी, वहां 10% टीडीएस कटा, तो 25,000 टीडीएस कट गया है। तो इसका मतलब, अगर आप एक एग्जांपल से बात करें, तो प्रोफेशनल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख रुपए है,
तो आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा हो जाएगा तो रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आप कोई फॉरेन एसेट्स मेंटेन करते हैं, अगर आपके पास फॉरेन में किसी तरह के एसेट्स हैं तो भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। उसी में एक लाइन और ऐड करूंगा, अगर आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट के या किसी फॉरेन एसेट्स के अथॉराइज सिग्नेटरी हैं तो भी आपके लिए रिटर्न भरनी जरूरी है। और बिल्कुल एक आखिरी बात जो आजकल बहुत कॉमन है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल पर खर्च किया है तो आपके लिए रिटर्न भरनी जरूरी है। भले ही आप एग्जम्पशन लिमिट से कम आप पैसा कमाते हैं पर रिटर्न जरूर भरिए, नहीं तो आप वायलेट। तो जो विनोद सर की बात से समझ में आया कि भाई हो सकता है कि आपकी इनकम जो एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, जो बेसिक एग्जेम्पशन इनकम की लिमिट है, पर कुछ खर्चे, स्पेसिफिक खर्चे विनोद सर ने लिस्ट दी है, उस बात को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। वो खर्चे अगर आपने किए हैं, जैसे कि विदेश यात्रा की हो, बिजली बिल मोटा भरा हो, सेविंग्स अकाउंट में आपने जो है 50 लाख से आपने कुछ प्रॉपर्टी बेची या कहीं से आपको ये पैसे मिले, अगर ये सब कुछ हुआ है तो आपको भी आईटीआर भरना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो आईटीआर भरने की तैयारी कर रहा है ना विनोद सर, वो ये जानना चाहता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न तो अब हम ऑनलाइन भरेंगे, उसमें हमें कुछ पेपर तो अटैच नहीं करना होता है, लेकिन हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए रेडी टू रेफरेंस के लिए कि आप तुरंत उसको रेफर करें? मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं अपना आईटीआर ऑनलाइन खोलूंगी? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब इसकी जरूरत है कि अब आपको फॉर्म 16 मिल गया है तो आप उसको अपनी आय से मिला लीजिए, जैसा मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा। उसके साथ साथ आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं तो आपको डिडक्शंस क्लेम करने का सोच रहे होंगे या आपने फॉर्म 16 में डिडक्शंस क्लेम किया अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, तो वो जो डिडक्शंस हैं उनकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए। अपने बैंक को मिला लीजिए, क्या उसके अंदर मैंने 50 लाख से ज्यादा कुछ जमा तो नहीं किया है। कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आपका है उसके प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। होम लोन अगर आपने लिया हुआ है और उसकी छूट क्लेम कर रहे हैं तो होम लोन के आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। उसके अलावा कोई रेंट एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो किराए की रसीद है तो वो रसीदें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, क्योंकि आपने पैन से लिंक किया हुआ है तो अपनी फाइल में संभाल कर उसको भी रख लीजिए कि एक बार देखने के पर्पज से और इसके अलावा अगर आपका कोई कैपिटल गेन तो नहीं हुआ है, आप चेक कीजिए कहीं कोई स्टॉक्स में हो, कोई डिविडेंड आया है तो डिविडेंड का डिटेल होगा, स्टॉक से कोई आया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको देख लीजिए, कोई डोनेशन दिया है किसी तरह का तो आपके पास डोनेशन की रिसीट होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अपनी जीएसटी से अपनी टर्नओवर को मिलाइए, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे क्लेम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब जब आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपके पास हैंडी होना चाहिए। आप अपने पास रखिए ताकि उसको आप कंपाइल करके और रिटर्न फाइल कर सकें, और टीडीएस के जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं उनको अपनी फाइल में संभाल। ओके, तो चलिए, अब विनोद सर हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने दर्शकों के सवाल नहीं लेंगे। सो प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं व्हाट्सएप पर, मैं उन्हें लेने वाली हूँ। लेकिन मैं बता दूँ, आप जो लोग हमें देख रहे हैं उनके मन में अगर कुछ सवाल उठ रहा है तो वो हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। अब मैं अगला सवाल ऐसे ही दर्शक का लेने वाली हूँ जिन्होंने हमें ईमेल किया था। शाहिद जी का सवाल मैं लेकर आने वाली हूँ। इनफैक्ट अगर आप वीडियो देख रहे हो नीचे भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, हम अगली बातचीत में आपके सवाल को ज़रूर पिक करेंगे। अभी मैं शाहिद जी का सवाल आपके लिए लेना चाहती हूँ। लखनऊ से है शाहिद ने हमें ईमेल करके बताया था कि इनकी जो इनकम है वो है 4,20,000 रुपये और शेयर मार्केट से इन्हें कुछ 30,000 रुपये की कमाई हुई है। तो अब ये बताइए कि इनको इनकम टैक्स भरना चाहिए क्या? ये उस कैटेगरी में आएंगे? और जब ये कह रहे हैं इनकम, तो मैं मानकर चलूँ ये सैलरी इनकम की बात कर रहे हैं। हमने इसको फ़ोन भी करने की कोशिश की शाहिद जी, पर आपसे बात नहीं हो पाई। आई होप आप देख रहे हो शो। तो शाहिद जी कह रहे हैं कि भाई 4,20,000 इनकी इनकम है और 30,000 की कमाई उन्होंने शेयर मार्केट से की है, तो इन्हें आईटीआर फाइल करना होगा विनोद सर, और कौन सा फॉर्म ये भी बताइए ज़रा। देखिए, शाहिद जी ने लिखा कि मैं कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तो ये 4,20,000 इन्होंने इनकम लिखी तो हम ये मान लेते हैं कि या तो सैलरी से है या अदर देन सैलरी से है। सैलरी से है तो इनको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, और उसके अलावा शेयर मार्केट को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर तो ये लॉन्ग टर्म है
तो इनको उस पर भी टैक्स लगता है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। शॉर्ट टर्म है तो इनको टैक्स लगता है स्पेशल रेट्स पे, पर क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख रुपए से भी कम रह रही है, तो मेरे को लगता नहीं कि इनको आईटीआर तो भरना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद जी, बिल्कुल आप अपना आईटीआर फाइल कीजिए, क्योंकि आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, टैक्स आपको नहीं लगता है, तो आप आनंद ले सकते हैं उसका। तो आप, जहां तक बात फॉर्म की प्रियंका जी आपने की, तो इनको आईटीआर 2 यूज करना होगा, क्योंकि इनका कैपिटल गेन आ गया है स्टॉक से, तो इनको आईटीआर 2 में अपनी फाइल करना। ओके, सो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल लग रहा है। अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं शायद जी, तो ज़रूर आप हमें वापस से मेल कीजिएगा या ईमेल कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मेल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। तो शायद जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल कमला सिंह जी ने भेजा था, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, पर उनके बेटे हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं अपनी मदर के लिए ये सवाल पूछने के लिए। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप कमला जी के बिहाफ में? नमस्ते मैडम, मैंने अपनी मदर कमला जी को कुछ स्टॉक्स गिफ्ट किए थे मार्च 2024 में। ओके। हेलो, वो हाउस वाइफ हैं, उनको स्टॉक्स गिफ्ट किए थे अबाउट 10 लाख के। तो उनमें मुझे कौन सा आईटीआर फाइल करना होगा, और आईटीआर में कौन सी एंट्री किस हेड में दिखानी होगी? ओके, तो ये इनकम आप का अपने फॉर्मेट आईटीआर क्या के लिए होगा? पूछ रहे हैं या माता जी के लिए आईटीआर के लिए पूछ रहे हैं? माता जी के लिए, माता जी के लिए। माता जी के लिए। तो आपने 10 लाख रुपए के उन्हें स्टॉक जो है वो गिफ्ट पे दिए हैं, कोई गिफ्ट डीड नहीं है जो आपने हमें जानकारी भेजी थी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो कौन सा इनकम हाँ टैक्स मैडम, फॉर्म बिल्कुल। आपके लिए सही होगा, राइट? जी जी जी। ओके, सो विनोद सर यहाँ पर थे, अपने मदर के लिए सवाल पूछ रहे हैं, हाउसवाइफ है मदर, सो कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनकी, राइट? नहीं नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं ही बीच बीच में पैसे भेजते रहता हूँ उनको। ओके, ठीक है, तो आप बने रहिए, कुछ अगर आप क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहेंगे विनोद सर, बताइए। कमला सिंह जी, देखिए, आपने अपनी मदर को 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया और आपने लिखा गिफ्ट डीड मदर नहीं का बनाई नाम है। कमला सिंह है, आपका नाम मैं नहीं, आपका नाम क्या है सर? राहुल सिंह। राहुल जी हैं। तो राहुल जी ने कमला जी को जो है गिफ्ट दिए हैं, और राहुल बेटे हैं कमला के। जी विनोद सर। माफी चाहूंगा राहुल सिंह जी, मैंने आपकी मदर के नाम से एड्रेस किया। राहुल जी, आप जो है, आपने जो अपनी मदर को आपने 10 लाख का गिफ्ट दिया और आपने मेंशन किया कि आपने गिफ्ट डीड नहीं बनाई है, तो आप इसकी गिफ्ट डीड बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप गिफ्ट डीड नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि आपने गिफ्ट किए हैं, क्योंकि गिफ्ट को प्रूव करना बहुत जरूरी है। आपका रिलेशनशिप प्रूव्ड है, मदर और सन के बीच में है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप उनको दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके मन में कोई और ऐसी वैसी बात नहीं है कि अपनी इनकम ट्रांसफर करने की या किसी तरह की। तो आप जो, आप पहले, सबसे पहले गिफ्ट डीड बना दीजिए और आप उनको दे दीजिए। आपने स्टॉक्स गिफ्ट किए हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि मदर हाउसवाइफ है और बीच बीच पे आप उनको पैसे भेजते रहते हैं, तो उनकी अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हो तो उसको भी आप ऐड कीजिएगा। अगर आप उनकी रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऊपर तो रिटर्न फाइल करेंगे, तो उनका जो एग्जम्प्टेड इनकम का शेड्यूल है, वहां पर आपको ये एग्जम्प्ट गिफ्ट में दिखाना होगा कि एक गिफ्ट उनको मिला है, और आप भी अपनी जो रिटर्न फाइल करेंगे आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपने उनको गिफ्ट दिया है। हालांकि इस पर कोई टैक्स नहीं है किसी भी तरह का, तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स प्लीज बना लीजिए, नहीं तो आपका ये गिफ्ट जो है ये उनकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, राहुल जी कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो करीब 5 महीने बाद अभी गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं क्या? जी राहुल जी, आप गिफ्ट डीड आज भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। आप आज भी उनके नाम से गिफ्ट डीड बना करके और रख दीजिए फाइल में, कहीं देने की जरूरत नहीं है, पर वो डॉक्यूमेंट बना लीजिए, आप बना सकते हैं। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, सो राहुल जी को जो है सलाह ये है कि अपनी मदर को उन्होंने स्टॉक्स गिफ्ट किए, गिफ्ट डीड ज़रूर बना के रख लें, कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और विनोद सर ने कहा कहीं भी इसे सबमिट नहीं करना है राहुल जी। पर विनोद सर, मुझे एक कन्फ्यूजन इनके सवाल से हुआ, मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा कन्फ्यूजन ये है कि अगर उन्होंने माता जी को 10 लाख के स्टॉक्स जो है वो गिफ्ट किए, अब अगर उन स्टॉक्स में माता जी को कमाई होगी, रिटर्न आएगा, तो वो जो रिटर्न है क्या क्लबिंग के तहत राहुल जी के इनकम में जुड़ जाएगा क्या? नहीं, देखिए, सेक्शन 64 इनकम टैक्स का क्लबिंग में मदर को कवर नहीं करता है। Okay. माइनर चिल्ड्रन और स्पाउस वो कवर्ड है। अगर इन्होंने बीवी का लिखा होता तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता, इसीलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि थैंक यू, आपने उस पॉइंट आउट कर दिया उस बात को। तो मदर जो है उस पर क्लबिंग प्रोविजंस में नहीं आती है, तो ये वहां उनको प्रॉब्लम नहीं आती।
ठीक है, चलिए तो इसी तरह राहुल जी ने जिस तरह से क्लैरिटी ली है, अगर आप भी कहीं फंस रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस भेजिए, शो के नीचे लिख दीजिए, हम उसे पिक करेंगे विनोद सर के सामने। और अगर हम आज के बातचीत में नहीं पिक कर पाए तो हम अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। विनोद सर, एक और चीज़, जब ये ITR भरने का मौसम आता है तो फॉर्म 26AS और AIS इनकी चर्चा बहुत होती है। मैं चाहती हूँ आप बताएं कि ये जो है ये दोनों क्या है, कितने अलग हैं, और इसमें एक टैक्स पेयर्स को क्या क्या देखना होता है, क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपने, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं एक्चुअली है। AIS और TIS तो एक ही डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट है, एक ट्रांजैक्शन समरी है, एक पूरे का पूरा समराइज है। 26AS जो है वो बेसिकली आपको जहां आपका टैक्स डिडक्ट होता है वो उसकी डिटेल देता है, और जो AIS TIS है वो आपकी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने आपने बहुत बार अपने शोज में डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके आय और खर्चे दोनों पर नजर रखता है पूरी की पूरी। तो 26AS में तो ये डिटेल कम आती है, AIS में पूरा होगा। अगर आपने कुछ बैंक में कैश डिपॉजिट ज्यादा किया है, थ्रेशोल्ड लिमिट से विड्रॉ किया है, तो भी आपने स्टॉक्स क्या खरीदे हैं, डिविडेंड कितना मिला आपको, आपके बैंक में कितना इंटरेस्ट आया, भले ही उस पर TDS नहीं कटा है तो भी वहां आएगा, क्योंकि ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन देता है आपको। और 26AS में आपका जितना भी TDS कोई भी अथॉरिटीज काटती है, भले ही वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या आपका TCS कलेक्ट हुआ है, आपने गाड़ी खरीदी है TCS गया, या आपने बच्चों को बाहर रेमिटेंस स्कीम में पैसा भेजा तो 20% TCS कटता है, या आपने कोई फॉरेन टूर लिया तो TCS लगेगा, वो सब 26AS में रिपोर्ट होगा। हालांकि ये AIS में भी आएगा। 26AS की ज्यादातर इंफॉर्मेशन AIS में भी रिपोर्ट आती है, ज्यादातर क्या, आनी तो पूरी चाहिए, लेकिन कई बार कोई स्किप भी हो रही है तो पॉसिबल है। लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितनी भी आपने की हैं किसी भी प्रकार की, वो सब रिपोर्ट होती हैं। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें, आप इनको रिकंसाइल कीजिए अपने डाटा के साथ। आप वहां से देखिए, सरकार आपको एडवांस में बता रही है कि हमारे पास आपकी ये इंफॉर्मेशन है और आप इसको कंसिडर कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको नोटिस आता है, फिर आपको उसको नोटिस का जवाब देना होता है, जो आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो बेटर है, सरकार आपको एक मौका देती है इन डॉक्यूमेंट से अपनी आय को मिला करके आप अपनी रिटर्न करें। सो AIS में जो है आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने इस साल में किए होंगे उसकी जानकारी मिल जाएगी, और 26AS हमें TDS की जानकारी देता है, लेकिन 26AS की जानकारी AIS में भी होगी। पर आपको अपने लेवल पर रिटर्न भरने के पहले, भले ही आप किसी और से भरवा रहे हो, इसको एक बार खुद से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि फॉर्म का सिलेक्शन, हमने हालांकि इस पर एक सीरीज भी Money9 पर की है, फॉर्म नंबर 1 से लेकर के ITR फॉर्म नंबर 7 तक, लेकिन फॉर्म के सिलेक्शन में क्या गलतियां लोग करते हैं, और आप क्या कहेंगे किन बातों का ध्यान रखें जब आप फॉर्म चुन रहे हैं? देखिए, हमने और आपने पूरी 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के जो पूरे फॉर्म्स हैं उस पर पूरी सीरीज कर दी है। आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उसको कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता है। वहां पर हमने कॉमन मिस्टेक्स पर भी बात की हुई है। फिर भी अगर आप शॉर्ट पे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ जो इस तरह की गलतियां हैं कि आपका कैपिटल गेन है लेकिन आपने फॉर्म सिलेक्शन फॉर्म 1 कर दिया, आपने वहां डिटेल फिल ही नहीं की है। मैं ये नहीं कहूंगा, वो आयकर विभाग आपसे, आयकर का पोर्टल आपसे रिटर्न लेगा ही नहीं, जब क्योंकि उसके अंदर वो कॉलम ही नहीं है कैपिटल गेन्स का। इसी तरह से अगर आपको बिजनेस इनकम हो रही है तो आपको ITR 3 यूज करना है या 4 यूज करना है। तो हर एक सिलेक्शन के लिए फॉर्म्स जो है अलग कैटेगरी में है, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आप इसको अपने आय के हिसाब से आप मैच कर लीजिए। पहले 1 और 2 नंबर सैलरीड क्लास के लिए है, 3 और 4 नंबर जैसे ही आपका बिजनेस आ जाता है उसके लिए, 5 नंबर जो है वो बेसिकली HUF इसके लिए, LLPs और इनके पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है, 6 नंबर कंपनीज के लिए है। तो आप जिसमें भी फॉल करते हैं, नंबर 7 आपका ट्रस्ट एंड सोसाइटीज जो अपने आप को वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस तरह से आयकर कानून के अंदर फॉर्म्स को बांटा गया है आपकी आय के बेसिस पर। अगर आपकी आय 50 लाख से कम है तो आप ITR 1 का इस्तेमाल करेंगे, 50 लाख से ज्यादा है तो 2 का यूज करेंगे। उसके साथ आपके पास अगर 1 से ज्यादा घर है तो भी आपको 2 यूज करने हैं। अब देखिए, ये 1 से ज्यादा घर वाली जो बात है,
ये आपके आयकर के, आपको मालूम है, आयकर विभाग को जब आप सूचना देंगे तभी पता लगेगा, लेकिन आयकर के फॉर्म में कहीं ऐसा कॉलम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा एक से ज्यादा घर है तो मुझे ITR 2 में जाना चाहिए, ना कि 1 में जाना। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान सोर्स ऑफ रखेंगे। इनकम आपके पास जो एसेट्स हैं उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा है। और सैलरीड के लिए, ज़्यादातर सैलरीड के लिए 1 और 2 होता है, अनलेस कि आपकी कुछ बिजनेस से आय हो रही हो, तब आपको फॉर्म 3 और 4 देखना होगा। पर इन फॉर्म्स को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो विनोद सर और मेरी सीरीज ज़रूर देखिएगा, मनी9 के यूट्यूब पर है, ITR 1 to ITR 7 तक। और अब मेरे साथ गुजरात से हार्दिक करोड़िया जी जुड़ गए हैं अपने क्वेश्चन के साथ। और हार्दिक जी ने जिस तरह से अपना सवाल भेजा और अब खुद पूछ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए अपना क्वेश्चन या ईमेल कीजिए। हम आपको हार्दिक जी की तरह मनी9 में इनवाइट करेंगे अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। हार्दिक जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? विनोद राहुल सर मेरे साथ हैं। मेरी 7 लाख मेरी इनकम है, ठीक है, और मेरे कुल FD है ना, उसका सारा इंटरेस्ट है ना, वो 40,000 ऑफ है, तो उसमें 10% TDS कटता है। ओके, FD है 40,000 की, इनकम है 7,44,000 और आपने कोई भी और डिडक्शन, FD की जो इंटरेस्ट आती है ना, वो 40,000 से अब जाती है। तो उसमें 10% TDS कटेगा। ठीक है, TDS कटेगा कि नहीं? राइट, FD की जो इनकम TDS 40,000, वो करेक्ट मैडम, उनका कहना यह है कि 40,000 उनको FDR से इंटरेस्ट आता है और उस पर 10% का TDS कट रहा है। हार्दिक जी यही कह रहे हैं आप? हाँ, यस। तो आपकी इनकम हो गई 7,44,000। हाँ, ठीक है। तो 7,44,000 आपकी इनकम है। आपने बताया कि आप कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं इंश्योरेंस का या किसी भी तरह का, कोई होम लोन नहीं है। हाँ। और आपको सिलेक्ट करना है पुराने और नए स्कीम में कौन सा लें, राइट? हाँ, नया। ओके, तो आपका जो 7 लाख इनकम है वो सैलरी से है या किसी और से? सैलरी से। सैलरी से, ओके। हाँ। तो हार्दिक जी ऐसा है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपकी इनकम है 7 लाख रुपए जो आपको सैलरी से आती है, 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 6,50,000। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना होगा। आपको 30,000 रुपए से ज्यादा का फायदा होगा अगर आप उसको न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं। तो आप न्यू में जाइए, आपको उसमें फायदा होगा। ओके, सो हार्दिक जी के लिए न्यू टैक्स रिजीम सही रहेगी। आई एम श्योर अभी ना बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि पुरानी और नई में कौन सी उनके लिए बेनिफिशियल होगी, तो क्यों ना इस पर हम आगे बात करेंगे अपने अगले शो में। और अगर आप भी इसको लेकर कंफ्यूज हैं तो अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए। विनोद सर, आज हमारे पास इतना ही वक्त था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की मदद कर पाएँ अपनी इस बातचीत के जरिए। शुक्रिया विनोद सर, आज आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। और चलिए विनोद सर को हम बाय बाय करें। आपके सवालों का इंतजार रहेगा मुझे। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या ईमेल कीजिए आप हमें, या आप हमारे इस वीडियो के नीचे भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम उसे पिक करेंगे और अपनी बातचीत को फिर से लेकर आएंगे, जिसमें आप जैसे आज हमारे साथ राहुल जुड़े हुए थे, आज हमारे साथ यहाँ हार्दिक जुड़े हुए थे, उनकी तरह जुड़ के अपने सवाल आप खुद भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।